हेलो फ्रेंड्स, मनीष कुमार देव जीके एंड जीएस में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में दोस्तों मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में हम विस्तार से कवर करेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सेशन आज का जो हमने लिया है मुग़ल साम्राज्य, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बाबर जो कि था, बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पातशाही की स्थापना किया था। किसने? तो पातशाही की स्थापना किसने किया था? तो आंसर में हो जाएगा बाबर, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। आइए दोस्तों बाबर के शासनकाल के बारे में जानते हैं। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा था। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो फरवरी 1483 ईस्वी में। अब बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो कि कौन था दोस्तों? तो फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना के गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठा था। बाबर फरगना के गद्दी पर कब बैठा था? तो 8 जून 1494 ईस्वी को। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया था। बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? तो 1507 ईस्वी में, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। अगला है कि बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन? तो पहला पुत्र हुमायूं था, उसके बाद कामरान, तीसरा अस्करी तथा चौथा हिंदाल था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 5 बार किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। कब दोस्तों? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। ये दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला है उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। अब जान लेते हैं बाबर के द्वारा जो लड़ा गया युद्ध था उसके बारे में। पहला युद्ध लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर को विजयी हुआ था। अगला युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, राणा सांगा एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ था। अगला युद्ध था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी को हुआ था, मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। अगला युद्ध जो है घाघरा का युद्ध है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था, अफगान एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा, ऐसे याद करिएगा। 26, 27, 28, 29 यानी 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। तो युद्ध स्थल में कौन मारा गया था? तो इब्राहिम लोदी आंसर में हो जाएगा। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था। ये जो पॉइंट है दोस्तों नोट में कर दीजिएगा। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा
ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दिया गया था। कलंदर की उपाधि किसे दिया गया था? तो बाबर को। नेक्स्ट है, बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। तो मुसलमानों को तमगा नामक कर से किसने मुक्त कर दिया था? तो आंसर में हो जाएगा बाबर। अगला है, खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण किया था। तो किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में। और उसने इसी युद्ध के बाद जो है गाजी की उपाधि भी धारण किया था। अगला है, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुआ था? तो जहर से हुआ था। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों की शरण न देने का वचन दिया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गया था। तो बाबर का मृत्यु कब हुआ था? तो जब वह 48 साल के था और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गया था। अगला है, नेक्स्ट है पॉइंट कि प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में रचना किया था, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि 4 बाग नोट में याद कर लीजिएगा। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुआ था? तो अकबर के समय में हुआ था। अगला पॉइंट है, बाबर को मुबैयान नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। तो मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आंसर में हो जाएगा बाबर। अगला पॉइंट है, बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरारी का अनुयायी था और बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन हुआ? तो हुमायूं हुआ। अगला शासक जो था दोस्तों हुमायूं था। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक था। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। हुमायूं पहले कहाँ का सूबेदार था दोस्तों? तो बदखसा का। अगला पॉइंट है, अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। तो उसकी सबसे बड़ी गलती यही था दोस्तों कि इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्ज़ा अस्करी को संभल, मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दे दिया था और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने बदखसा प्रदेश दिया था। अगला पॉइंट है, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किया था। तो एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछता है दोस्तों कि दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। कब? तो 1533 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 25 जून 1544 ईस्वी को हुआ था
चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खान एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में शेर खान विजयी रहा, चौसा के युद्ध में। और इसी युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की पदवी ग्रहण किया था। अगला पॉइंट है बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। शेर खान एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हो गया था और शेर खान ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अगला पॉइंट है बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया था। कालांतर में हमीदा बानो से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। अगला पॉइंट है 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था पुनः दोस्तों? तो 1555 ईस्वी में। अगला है हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध है। पहला देवराय का युद्ध 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम 1540 ईस्वी में एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। ये दोनों युद्ध में दोस्तों उसको हार का सामना करना पड़ा था, चौसा के युद्ध और बिलग्राम के युद्ध में, और इसमें सरहिंद के युद्ध में विजय मिला था। अगला है दोस्तों 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गया था। तो हुमायूं का मृत्यु कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1556 ईस्वी में। अगला पॉइंट है दोस्तों हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुर ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। अगला है हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने। अगला है हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। दोस्तों ये जो पॉइंट है प्रश्न एग्जाम में करोड़ों बार पूछा जा चुका है कि ज्योतिष में विश्वास कौन करता था? तो आंसर में हो जाएगा हुमायूं। इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाया था। अब आइए दोस्तों अगले शासक के बारे में जानते हैं, शेरशाह, जो कि बिहारी था दोस्तों, बिहार का ही रहने वाला था। आइए शेरशाह के बारे में जान लेते हैं। शेरशाह का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा था। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। सूर वंश का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी था। अगला पॉइंट है डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था, जो कि सूरवंश से संबंधित था। अगला पॉइंट है शेरशाह के पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। अगला पॉइंट है फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था, तो उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खान की उपाधि प्रदान किया था। तो शेरशाह को शेर खान की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों शेरशाह बिलग्राम का युद्ध
जो कि 1540 ईस्वी में हुआ था, के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गया था और मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। और कालिंजर का शासक उस समय कौन था दोस्तों? तो कीरत सिंह था। अगला पॉइंट है, हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेरशाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। अगला पॉइंट है, रोहतासगढ़ किला एक कोहना दिल्ली में है नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। अगला पॉइंट है दोस्तों, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। तो शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे के दाम को चलवाया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसुर नामक नगर को बसाया था। अगला पॉइंट है, शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करता था। कितना दोस्तों? तो 1/3 भाग। अगला पॉइंट है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह के द्वारा किया गया था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो शेरशाह के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था और इसी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई गई थी और डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। अगला पॉइंट है, मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो आंसर में हो जाएगा शेरशाह के समकालीन थे। और दोस्तों जान लेते हैं अकबर के समकालीन जो शासक थे। पहला रानी एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड की रहने वाली थी। दूसरा शाह अब्बास जो कि ईरान के था और तीसरा जार ईवान जो कि रूस का था। आइए दोस्तों अगला शासक अकबर द ग्रेट के बारे में चर्चा करते हैं। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। तो अकबर किसका पुत्र था दोस्तों? तो हुमायूं का पुत्र था। और अकबर की माँ का नाम क्या था? तो अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। अगला पॉइंट है, अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था और अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान थे। अगला पॉइंट है, वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। अगला पॉइंट है, बैरम खान जो कि शिया मतावलंबी था 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। तो एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछता है दोस्तों कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो आंसर में हो जाएगा बैरम खान था, जो कि बैरम खान जो था बदखसा का निवासी था और उसे प्यार से खानी बाबा भी कहा जाता था। अगला पॉइंट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ था और इस युद्ध में यानी पानीपत की दूसरे युद्ध में अकबर विजय हुआ था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ था दोस्तों? तो बाबर हुआ था, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था
जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अगला पॉइंट है 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान युवक ने बैरम खान की हत्या कर दिया था। अगला पॉइंट है 5 मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। हरम दल जो था दोस्तों उसमें अनेक महिलाएं होती थी। अगला पॉइंट है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था और अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह था। अगला पॉइंट है हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी था। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खान सुर्ख के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। अगला पॉइंट है महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंतर चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गया था। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई थी। ये जो नोट है दोस्तों इसको भी ध्यान में रखिएगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। अगला पॉइंट है दोस्तों दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था और महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अगला पॉइंट है अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया था। अगला पॉइंट है अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई थी। अगला पॉइंट है राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। नेक्स्ट है अकबर के दीवान राजा टोडरमल जो कि खत्री जाति के थे ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। तो एग्जाम में प्रश्न पूछता है दोस्तों कि 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के दीवान राजा टोडरमल के द्वारा किया गया था। आइए दोस्तों जानते हैं अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश के बारे में। पहला मालवा दोस्तों मालवा को जीता था और उस समय उसका शासक बाज बहादुर था और इसे 1561 ईस्वी में जीता था। और जो मुगल सेनापति था आदम खान एवं पीर मोहम्मद। तो ऐसे अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेश थे दोस्तों। पहला हो गया मालवा, दूसरा चुनार, तीसरा गोंडवाना, चौथा आमेर, पाँचवा मेड़ता, छठा मेवाड़ था, सातवां रणथंभौर था, आठवां कालिंजर, नौवां दोस्तों था मारवाड़, 10वां जैसलमेर, 11वां बीकानेर, 12वां गुजरात, 13वां बिहार व बंगाल, 14वां काबुल, 15वां कश्मीर, 16 उड़ीसा, 17वां सिंध, 18वां बलूचिस्तान और 19वां कंधार। तो दोस्तों उसके द्वारा कई प्रदेशों को जीत लिया गया था। अब आइए दोस्तों दक्षिण भारत के बारे में जानते हैं। खानदेश प्रदेश जो था दोस्तों उसका शासक अली खान था और 1591 ईस्वी में इसको जीता था। इसने स्वेच्छा से अधीनता
स्वीकारा था। फिर दूसरा में दौलताबाद था, तीसरा अहमदनगर और चौथा असीरगढ़ था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था दोस्तों? तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अगला पॉइंट है, गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। तो अकबर जो था दोस्तों काफ़ी मतलब पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था और इसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। कब? तो गुजरात विजय के दौरान देखा था। नोट में याद रखिएगा, गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। और अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किया गया था दोस्तों। अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया था 1562 ईस्वी में और अकबर को हरम दल से मुक्ति मिला था 1562 ईस्वी में और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 ईस्वी को। जजिया कर को समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी को और फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया था 1571 ईस्वी में और इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति थी दोस्तों 1578 ईस्वी में और मजहर की स्थापना 1579 ईस्वी और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी। इलाही संबंध की शुरुआत 1583 ईस्वी में किया गया था और राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब किया गया था दोस्तों? तो 1585 ईस्वी में। तो दोस्तों ये जो था अकबर के द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी था दोस्तों। आइए जानते हैं अगला पॉइंट के बारे में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अब्दुल समद था और संगीतकार तानसेन था। अगला पॉइंट है, दस्तवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। चित्रकार भी था दोस्तों, तो कौन था? दस्तवंत एवं बसावन। अगला पॉइंट है, अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा थे। अगला है, अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अगला है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अगला है, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुआ था और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। पहला, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, दूसरा आगरा का लाल किला, तीसरा फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ये सभी दोस्तों अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न भी थे दोस्तों। पहला, अबुल फजल 1561 से 1602 ईस्वी तक, फैजी 1547 से 1595 ईस्वी तक, तानसेन था दोस्तों। और चौथा में बीरबल 1528 से 1583 ईस्वी तक, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाना, आठवां फ़कीर अजीउद्दीन, नौवां मुल्ला दो फ़ैज़ा दोस्तों। एक बार फिर से दोबारा लेते हैं दोस्तों। पहला में था अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल, पाँचवा टोडरमल, छठा राजा मान सिंह और सातवां अब्दुल रहीम खाना, आठवां फ़कीर अजीउद्दीन, नौवां मुल्ला दो फ़ैज़ा। ये सब भी जो थे दोस्तों अकबर के नवरत्न थे। अगला पॉइंट है, अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था? तो फैजी था।
अगला पॉइंट है दोस्तों, अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना किया था। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल के द्वारा किया गया था। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी था। अगला पॉइंट है, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इसका असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम क्या था दोस्तों? तो रामतनु पांडे था, और जो कि एक ब्राह्मण था दोस्तों। और इसकी प्रमुख कृतियाँ थी मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हारा आदि। अगला है दोस्तों, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया था। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राज्याश्रय में थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं। अकबर ने, अगला पॉइंट है दोस्तों, अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था। और भगवान दास कौन था दोस्तों? तो आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। कौन? तो भगवान दास। अगला पॉइंट है दोस्तों, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हुआ था। बीरबल की हत्या कब हुआ था? तो जब यूसुफ जाइयों के समय विद्रोह हो रहा था। अगला पॉइंट है, 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दिया था। किसको? तो अबुल फजल की हत्या किसने किया था? तो वीर सिंह बुंदेला नामक एक सरदार था दोस्तों, उसने किया था। अगला है, मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? तो मुगल अकबर के द्वारा किया गया था। नकीब खान, अब्दुल कादिर बदायूनी ने तथा शेख सुल्तान ने रामायण या महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। महाभारत का नाम रजमनामा रखा गया था, यानी युद्धों की पुस्तक। अगला पॉइंट है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिनी का और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजू के बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने नल दमयंती यानी सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा था। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल के द्वारा किया गया था। और अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बतीसी का अनुवाद फारसी में किया था। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर के नाम से मोहम्मद खान गुजराती ने किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को। अगला पॉइंट, अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान किया था। किसको? तो बीरबल को। अगला पॉइंट है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। किसका? तो बुलंद दरवाज़ा का। अगला पॉइंट है, चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था।
अगला है दोस्तों, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। अगला पॉइंट है, मुग़लों की राजकीय भाषा फारसी थी। मुग़लों की राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों? तो फारसी थी। अगला पॉइंट है, अकबर नकारा यानी नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र को बजाता था। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछता है दोस्तों कि नगाड़ा कौन बजाता था? नगाड़ा तो अकबर के द्वारा बजाया जाता था। अब ये दोस्तों जानते हैं अकबर के पुत्र जहांगीर के शासनकाल के बारे में। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 27 ईस्वी तक चला था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था दोस्तों? तो 1605 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अगला पॉइंट है, अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अगला है, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? तो जहांगीर को। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। अगला है, अगला पॉइंट है दोस्तों, जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खान को है। अगला है, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। किसने किया था? तो खुसरो ने किया था। कौन था दोस्तों खुसरो? तो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। अगला पॉइंट है, खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। तो गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया था? तो जहांगीर ने दिलवाया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में काफ़ी पूछता है दोस्तों। खुसरो गुरु से गोविंदवाल में मिला था। अगला पॉइंट है, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान किया था। अगला पॉइंट है, 1622 ईस्वी में कंधार मुग़लों के हाथ से निकल गया था। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। तो कंधार जो है मुग़लों के हाथ से कब निकला था दोस्तों? तो 1622 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, नूरजहाँ। नूरजहाँ के बारे में जानते हैं दोस्तों। नूरजहाँ कौन थी? तो ईरान निवासी मिर्ज़ा ज्ञान बेश की पुत्री। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरू निस्सा था। 1594 ईस्वी में नूरजहाँ का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफ़गान की उपाधि प्रदान किया था। 1607 ईस्वी में शेर अफ़गान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुआ था। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा था और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल एवं नूरजहाँ की उपाधि प्रदान किया था। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किया था दोस्तों। अगला पॉइंट है, नूरजहाँ ने जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे।
अगला पॉइंट है दोस्तों, लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी। लाडली बेगम कौन थी दोस्तों? तो शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुआ था। अगला पॉइंट है, नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ये भी एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। अगला पॉइंट है, महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खान को बंदी बना लिया था। किसने बनाया था दोस्तों? तो महावत खान के द्वारा। जहांगीर के 5 पुत्र थे सॉरी। जहांगीर के कितने पुत्र थे दोस्तों? तो 5 पुत्र। पहला खुसरो, दूसरा परवेज, तीसरा खुर्रम, चौथा शहरयार और 5वां जहांदार था। अगला पॉइंट है, 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गया था। उसे शहादरा जो कि लाहौर में है दोस्तों, में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। अगला पॉइंट है, मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा था। मुग़ल चित्रकला कब पहुंचा था दोस्तों? तो जहांगीर के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। पहला आगा राजा, दूसरा अब्दुल हसन, तीसरा मोहम्मद नासिर, चौथा मोहम्मद मुराद, 5वां उस्ताद मंसूर, छठा बिशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। अगला है, जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना किया था। नोट में है दोस्तों, हमजा नामा का विषय क्या है? तो चित्रकला है। अगला पॉइंट, उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिर उजमा की उपाधि प्रदान किया था। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूं कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। अगला है, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है दोस्तों? तो जहांगीर के शासनकाल को। अगला पॉइंट है, इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुग़ल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछता है दोस्तों कि इत्माद उद दौला का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां बेगम के द्वारा किया गया था, जो कि पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। कि पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किसमें किया गया था? तो इत्माद उद दौला के मकबरा में। अगला पॉइंट है दोस्तों, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ, जो कि वर्तमान में प्रयाग में है, पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अगला है, जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला पॉइंट है, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था। सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। तो जहांगीर के शासनकाल में कौन आए थे दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी।
अगला शासक दोस्तों शाहजहाँ बना, जहांगीर का पुत्र। शाहजहाँ का शासनकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक था दोस्तों। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठा। अगला पॉइंट है, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम का जन्म हुआ था। लाहौर में 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे शाहजहाँ ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान किया था। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गया था। अगला पॉइंट है, 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहाँ आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा था। कब बैठा था दोस्तों सिंहासन पर? तो 4 फरवरी 1628 ईस्वी को। अगला पॉइंट है, शाहजहाँ ने आसफ खान को वजीर पद एवं महावत खान को खान खाना की उपाधि प्रदान किया था। तो आसफ खान को वजीर बनाया था और महावत खान को खान खाना की उपाधि से प्रदान की थी। अगला पॉइंट है, शाहजहाँ ने नूरजहाँ को 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहाँ 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गया था। तो नूरजहाँ की मृत्यु कब हुआ था? तो 1645 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया था, उसकी कब्र के ऊपर करवाया था। और उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार किया था। तो एग्ज़ाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि ताजमहल की रूपरेखा को तैयार किसने किया था? तो आंसर में हो जाएगा उस्ताद ईसा के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। अगला पॉइंट है दोस्तों, मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खान था। मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार कौन था? तो बेबादल खान था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस का वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। अगला पॉइंट है, शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शाहजहाँ के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। और जहांगीर के काल को चित्रकला का युग कहा जाता है दोस्तों। और इसके पहले अकबर संगीत का काल। अगला पॉइंट है, स्वर्ण युग स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो शाहजहाँ के शासनकाल को। शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें थी दोस्तों, पहला दिल्ली का लाल किला, दूसरा दीवान आम, तीसरा दीवान खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल जो कि आगरा में ही है, एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। ये सभी दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। अगला पॉइंट है, हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे माना जाता है? तो हुमायूं के मकबरा को। अगला पॉइंट है, शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। अहमदनगर को कब मिलाया था दोस्तों? तो 1632 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। अगला पॉइंट है, आगरे के इसको फिर से दोहरा लेते हैं दोस्तों। शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला पॉइंट है,
शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। अगला है, आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहान आरा के द्वारा करवाया गया था। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा? तो जहान आरा के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, जो कि शाहजहाँ की पुत्री थी। और पूछेगा एग्जाम में दिल्ली का जामा मस्जिद, तो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। अगला पॉइंट है, शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। अगला पॉइंट है, शाहजहाँ के दरबार में बंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत के कवि थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खान को गुण समंदर की उपाधि दिया था एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को, जो कि हिंदी के कवि भी थे, को महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया था। यह भी पॉइंट जो है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खान को गुण समंदर की उपाधि से सम्मानित किया था एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को, जो कि हिंदी के कवि भी थे, उनको महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला पॉइंट है, शाहजहाँ के पुत्रों द्वारा दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। कौन दोस्तों? तो दारा सिकोह, जो कि शाहजहाँ का पुत्र था दोस्तों, और ये काफ़ी विद्वान था। इसने सर ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों को अनुवाद करवाया था। दारा सिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था। अगला पॉइंट है, शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत भी करवाई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहाँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ था। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। कब फैला था दोस्तों? तो 1657 ईस्वी में, जबकि उस समय उसको क्या हो गया था दोस्तों? वह गंभीर रूप से बीमार था। अगला पॉइंट है, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में दारा हार गया था दोस्तों। अगला पॉइंट है, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी दारा की हार हुआ था। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी की हत्या कर दिया गया था। दारा सिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकबाड़ी किला में बिताया था। इस किला का निर्माण जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, शाह बुलंद इकबाल। इसको किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के रूप में दारा सिकोह जाना जाता है। शाही बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? तो दारा सिकोह को। अगला पॉइंट है, 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया था। अपने बाबूजी को बंदी बना लिया था। कौन दोस्तों? तो औरंगजेब ने आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गया था। शाहजहाँ की मृत्यु कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में। आइए दोस्तों औरंगजेब के बारे में जानते हैं। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक चला था।
औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। अगला पॉइंट, औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का विवाह हुआ था। औरंगजेब का विवाह किसके साथ हुआ था? तो दिलरास बानो बेगम के साथ। अगला पॉइंट है, आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया था। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया था। तो ये जो दोस्तों औरंगजेब जो था मुगल वंश का एकमात्र शासक था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। अगला पॉइंट है, औरंगजेब के गुरु थे मीर मुहम्मद हकीम थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। ये भी एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर में हो जाएगा औरंगजेब को। अगला पॉइंट है, जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 22 जून 1665 ईस्वी को जयसिंह एवं शिवाजी के बीच में हुआ था। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है दोस्तों, मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए थे। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दिया गया था। किन्हें दोस्तों? तो जो सिख के 9वें गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवा दिया था। और एक और गुरु थे दोस्तों अर्जुन देव, उनको हत्या फांसी पर किसने चढ़वाया था? तो जहांगीर के द्वारा चढ़वाया गया था। अगला है, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। अकबर ने बंद कर दिया था और औरंगजेब ने इसको लागू कर दिया था। अगला पॉइंट है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। तो बीबी का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा किया गया था 1679 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1685 ईस्वी में किसको? तो बीजापुर को, एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला पॉइंट है, मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। अगला पॉइंट है दोस्तों, औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में सासाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया था। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा था। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाला था। अगला पॉइंट है दोस्तों, औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो कि अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक
हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था? ये भी एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि किसके समय में हिंदू अधिकारियों की संख्या अधिक थी? तो औरंगजेब के समय में। अगला पॉइंट है, औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। कौन दोस्तों? ये अकबर ने। अगला पॉइंट है, औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। तुलादान प्रथा में क्या था दोस्तों कि सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तोलने की प्रथा थी। यह अकबर के ज़माने में प्रारंभ हुआ था। ये सभी पर क्या किया था दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? तो औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, ये सभी को औरंगजेब ने प्रतिबंध कर दिया था। अगला पॉइंट है, औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखा गया था। औरंगजेब ने स्वयं बीना बजाने में दक्ष था। तो बीना बजाने में दक्ष कौन था दोस्तों? तो औरंगजेब। अगला पॉइंट है, औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। कब दोस्तों? तो 1665 ईस्वी में। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर था। अगला पॉइंट है, औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुआ था। इसे फुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या टोटल 20 थी। अगला है, औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम, इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। नोट में दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अगला पॉइंट है, फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। औरंगजेब के चिकित्सक कौन थे दोस्तों? तो बर्नियर थे। अब ये दोस्तों मुगल शासन व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। मुगल शासन में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो विजारत। अगला पॉइंट है, बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। किसके शासनकाल में? तो बाबर के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया था। अगला पॉइंट है, औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। अगला पॉइंट है, मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। अगला पॉइंट है, जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। अगला पॉइंट है, लगान हानि भूमि मदद ए मास का निरीक्षण कौन करता था दोस्तों? तो सद्र के द्वारा होता था। अगला पॉइंट है, सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन कहलाता था? तो दरोगा ए डाक चौकी। अगला पॉइंट है,
शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहत्सिब नामक अधिकारी करता था। अगला पॉइंट है, प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। अगला पॉइंट है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या था दोस्तों? तो ग्राम, जिसे मावदा या दी कहते थे। ग्राम को मावदा या दी कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। अगला है दोस्तों, मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य के बारे में जान लेते हैं। सूबेदार, सूबेदार का पद जो था दोस्तों, प्रांतों में शांति स्थापित करना था। दीवान, दीवान का काम क्या था? तो प्रांतीय राजस्व का प्रधान था। बख्शी, बख्शी का काम क्या था दोस्तों? तो प्रांतीय सैन्य प्रधान। अगला पॉइंट है, फौजदार, फौजदार पद का जिले का प्रधान था और फौजी अधिकारी। आमिल या अमल गुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल नगर प्रधान रहता था दोस्तों। अगला पॉइंट है, सीकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना था। अगला पॉइंट है दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना किया गया था। किसके शासनकाल में? तो शाहजहां के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। पहला खालसा भूमि, दूसरा जागीर भूमि, तीसरा सयूर गल या मदद ए मास। खालसा भूमि पर प्रत्यक्ष रूप से बादशाह का नियंत्रण में था। जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी। तीसरा में सयूर गल या मदद ए मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि था। इसे मिल्क भी कहा जाता था। अगला पॉइंट है, शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने किया था। अगला पॉइंट है, अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में किया गया था। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। अगला पॉइंट है, 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ किया था। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला पोलज, दूसरा पर्ती, तीसरा चाचर और चौथा बंजर। पोलज जो था, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। पर्ती, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। तीसरा चाचर, इस भूमि पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। और बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ किया था। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। अगला पॉइंट है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। अगला पॉइंट है, मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। पहला खुद काश्त, दूसरा पाही काश्त और तीसरा मुजारियन। खुद काश्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। दूसरा पाही काश्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। और तीसरा मुजारियन, खुद काश्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुआ था।
रुपये की सर्वाधिक ढिलाई किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो औरंगजेब के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था। आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? तो शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई थी, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहाँ का नाम अंकित करवाया था। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्था है। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। दूसरा नसक था, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था कहाँ थी दोस्तों? तो बंगाल में थी। जब्ती, जब्ती में क्या था दोस्तों? इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। सबसे बड़ा सिक्का किसका था दोस्तों? तो संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का कौन था? तो इलाही था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का कौन था दोस्तों? तो इलाही। अगला पॉइंट है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार कौन था? तो चांदी का रुपया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। अगला पॉइंट है, मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पहला पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार सेना, तीसरा तोपखाना और चौथा हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था का पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला पॉइंट है, 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। अगला पॉइंट है, दोस्तों, जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। नोट में देखिए दोस्तों, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 यानी 79 थी। अगला पॉइंट है, जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था किया था। किसने? तो जहांगीर ने। सर्वप्रथम यह पद महावत खान को दिया गया था। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो सेशन था दोस्तों पूरा मुग़ल शासन से रिलेटेड था और इसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया है और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।